Hello friends, today we are going to discuss with chapter number 2 final accounts of partnership firms. My dear friends, हमें 11th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया है कि किस तरह से फाइनल अकाउंट्स वगैरह प्रिपेयर किया जाता है, फाइनल अकाउंट्स क्यों प्रिपेयर किया जाता है ये हम सब जानते ही हैं। फिर भी आज एक बार हम और डिस्कस करेंगे कि भाई वाई फाइनल अकाउंट्स आर नीडेड फॉर द पार्टनरशिप फॉर्म। एज वी ऑल नो कि भाई जो भी बिज़नेस अगर हम करते हैं वो बिज़नेस के अंदर एट द एंड ऑफ द ईयर हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, अगर मुझे ये जानना है तो मुझे कहाँ से जानने को मिल सकता है। बट ऑब्वियसली सर उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वी हैव टू प्रिपेयर, so that we have to prepare here for partnership firm for the final accounts of partnership firm। बेसिकली हमें यहाँ पे 5 अकाउंट बनाने होंगे। नंबर 1 ट्रेडिंग अकाउंट, नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नंबर 3 प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, नंबर 4 पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट एंड नंबर 5 बैलेंस शीट। अगर सर यहाँ पे फिक्स कैपिटल मेथड होगा तो यहाँ पे आपका 6 अकाउंट बन जाएगा, एक पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट बनेगा और दूसरा करंट अकाउंट बनेगा। तो सिंपल है, यहाँ पे वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ही पार्ट रहेगा, इसलिए हम यहाँ पे टोटल उसको 5 अकाउंट ही काउंट करेंगे। नाउ मूव फॉरवर्ड। सर ये 5 अकाउंट बनाने के पीछे का पर्पस क्या है, वाई इट इज़ नीडेड। नंबर 1 ट्रेडिंग अकाउंट क्यों ज़रूरी है। तो सर ट्रेडिंग अकाउंट टू नो द ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस फॉर द बिजनेस। सर सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैंने जो भी ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस किया है वो बिज़नेस में से मुझे ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ जो भी मैं करता हूँ, मेरा जो मेन बिज़नेस है वो बिज़नेस से मुझे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कितना हुआ है, तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा भाई मेरा जो बिज़नेस है वो आगे प्रॉफिट होने वाला है कि लॉस होने वाला है। सिंपल सी बात है, ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए हमें ये ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 2 रहेगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर हमारे पास एट द एंड ऑफ द ईयर हमने जो भी बिज़नेस किया है उसमें से हमारा नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, नेट प्रॉफिट हमें कितना अर्न करने को मिला या फिर नेट लॉस हुआ है, ये जानने के लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। टू ऑब्टेन द डिविजिबल प्रॉफिट और लॉस। सर सिंपल सी बात है, हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में देख लिया कि भाई पार्टनर्स के बीच में कितना प्रॉफिट बटना चाहिए, वही प्रॉफिट बटेगा जो आपके लिए डिविजिबल होगा। डिविजिबल का मतलब ये होगा कि जो प्रॉफिट आप पार्टनर्स के बीच में बांट सकते हो। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट अगर मुझे जानना है तो हमें क्या करना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। सर फाइनेंशियल पोजीशन की जब भी बात आती है और फाइनेंशियल रिजल्ट की जब भी बात आती है तो एक ही चीज़ हमारे दिमाग में आती है, सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सिंपल सी बात है, रिजल्ट का मतलब होगा प्रॉफिट या लॉस। तो सर ये जानने के लिए हमने ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया और देख लिया कि भाई कितना कितना प्रॉफिट हमारा डिविजिबल होगा और कितना हमने प्रॉफिट अर्न किया हुआ है, सिंपल। बट व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ द फर्म, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ द बिजनेस। सर जब कभी भी ये फाइनेंशियल पोजीशन की बात आती है एट दैट टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का मतलब क्या होगा कि सर हमारे पास एट द एंड ऑफ द ईयर एंटिटी के पास कितना असेट्स पड़ा है, कितना लायबिलिटीज़ है, ये जानने के लिए हमें यहाँ पे बैलेंस शीट बनाना ज़रूरी रहेगा, ताकि हमें हमारी जो आर्थिक परिस्थिति है, हमारी जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है या वीकनेस है उसका हमें पता चल सकता है। फॉर टैक्सेशन पर्पज़। सर ये इसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी रहेगा कि भाई टैक्स लायबिलिटी या जो भी हमारी टैक्सेबल इनकम है वो जानने के लिए, या फिर एट द एंड ऑफ द ईयर हमारी टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी हमारी फर्म की या हमारी कंपनी की, वो जानने के लिए भी फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना बहुत ही ज़रूरी रहता है। सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको यहाँ पे फाइनल अकाउंट्स का बेसिक्स एज वेल एज उसका ऑब्जेक्टिव्स आपको क्लियर रहे होंगे। नाउ मूव फॉरवर्ड टू द अकाउंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सर उसके अंदर रहेगा सबसे पहला ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट हमें पता है कि सर खाली एंड खाली गुड्स के रिलेटेड ही ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे रिकॉर्ड होंगे। गुड्स के रिलेटेड मतलब सर ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, देन परचेज है, परचेज के रिगार्डिंग एक्सपेंसेस है, सेल्स वगैरह अगर आपने किया है तो वो आपका क्रेडिट में जाएगा। बस इतने ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे रिकॉर्ड होंगे। और सर इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, रिजल्ट का मतलब होगा इसका जीपी या जीएल, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आ सकता है। एज वी ऑल नो कि अगर सर मेरा क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डेबिट साइड तो मेरे लिए जीपी बनेगा, बैलेंसिंग फिगर आएगा आपका डेबिट साइड पे, लेकिन उसको बोलेंगे हम ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर आपका क्रेडिट साइड का टोटल कम है डेबिट साइड के टोटल से तो डिफरेंस जो भी आएगा वो आपके लिए क्या होगा, ग्रॉस लॉस कहलाएगा, जो आप क्रेडिट साइड पे लिखोगे। तो ये रहा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का बेसिक फॉर्मेट हमें यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे डेबिट साइड पे हमने लिया ओपनिंग स्टॉक, सिंपल सी बात है, परचेज माइनस परचेज रिटर्न माइनस आउटवर्ड ऑफ गुड्स। सर ये आउटवर्ड ऑफ गुड्स का मतलब क्या होगा, ये आउटवर्ड ऑफ गुड्स में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती है। तो जैसे कि हम एज वी ऑल नो कि भाई गुड्स गॉन बाय एनी अदर वे होता है, जैसे कि गुड्स बाय ड्राइंग्स आता है, देन गुड्स बाय
एडवर्टाइजमेंट आता है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स बाय चैरिटी, गुड्स बाय फायर, किसी भी तरह से अगर आपका गुड्स जाता है आपके बिजनेस से तो वो यहाँ पे माइनस किया जाएगा परचेज में से। नाउ परचेज के एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं तो देखते हैं, वेजेस वगैरह है, कैरेज इनवर्ड है, रेलवे फ्रेट, ट्रॉय इम्पोर्ट ड्यूटी, ट्रांसपोर्टेशन कार्टेज, पोर्ट चार्जेस, डैमरेज, वॉफेज, ये सारे के सारे हमारे परचेस के रिगार्डिंग एक्सपेंसेस रहते हैं, ये भी हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे रहेंगे। देन प्रोडक्शन के रिगार्डिंग जो भी एक्सपेंसेस होते हैं जैसे कि प्रोडक्शन वेजेस है, रॉयल्टी है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, यहाँ पे क्लियर कट वर्ड यूज़ किया गया है फैक्ट्री एक्सपेंसेस, तो जहाँ जहाँ पे भी फैक्ट्री वर्ड आएगा वहाँ पे हमें ट्रेडिंग अकाउंट को ध्यान में लेना होगा माय डियर फ्रेंड्स। रेंट है, टैक्सीज है, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, कॉल, गैस, कंज्यूमेबल स्टोर्स, ऑयल और ग्रीस वगैरह जो भी है ये भी हमारा पार्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्सपेंस रहता है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे आएगा। देन फैक्ट्री डेप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन, सर यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन इसीलिए लिया गया है क्योंकि ये प्लांट एंड मशीनरी वो प्लांट एंड मशीनरी होंगे जिसका यूज़ आप प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए कर रहे हो, इसीलिए ये आपका प्रोडक्शन का एक्सपेंस का एक पार्ट कहलाएगा, इसीलिए प्लांट एंड मशीनरी का जो डेप्री है वो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखा जाएगा। फाइन इनफ। नाउ क्रेडिट साइड पे देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें आएगी। सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, किसी भी तरह का सेल्स रिटर्न हुआ है तो वो सेल्स में से माइनस करके आप फाइनल फिगर जो भी होगा वो आउटर कॉलम में ले लोगे। देन बाय सेल ऑफ स्क्रैप, जो भी आपने भंगार वगैरह आपने बेचा होगा ड्यूरिंग द ईयर, जैसे भी वो प्रोडक्शन वगैरह करते हैं या फिर कुछ थोड़ा बहुत स्क्रैप वगैरह निकलता है तो स्क्रैप वगैरह जो भी हम बेचते हैं तो बेचने का जो भी पैसा मिलता है वो हमें ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे ही क्रेडिट करना रहेगा, बिकॉज उसकी वजह से हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन खाली रिड्यूस होता है, नथिंग एल्स। बाय क्लोजिंग स्टॉक, लास्ट में आएगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक की एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास कितना स्टॉक ऑन हैंड है, हमारे पास कितना स्टॉक पड़ा है, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। सिंपल है, बहुत ही इजी फॉर्मेट है सर। वैसे ही यहाँ पे आपको दूसरा एक फॉर्मेट दिया गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट, P&L का जो फॉर्मेट दिया है उसमें भी वही सर, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो नेट प्रॉफिट आएगा और अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो नेट लॉस। में ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम डायरेक्टली फॉर्मेट की ओर बढ़ जाते हैं। सर ट्रेडिंग अकाउंट का जो भी प्रॉफिट या लॉस आया होगा उसको हम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फाइन इनफ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट होगा, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट का जो प्रॉफिट होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा क्रेडिट साइड पे ट्रेडिंग प्रॉफिट करके, अगर लॉस आएगा तो यहाँ पे ग्रॉस लॉस लिखा जाएगा टू ट्रेडिंग अकाउंट करके। और सर बाकी सारे के सारे एक्सपेंसेस जो भी है, एक्सपेंसेस का मतलब होगा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है, एनी अदर एक्सपेंसेस है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस होंगे, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपके डेबिट साइड पे जाएगी। और सर किसी भी तरह की हमारी अगर इनकम है, इनकम का मतलब क्या होगा सर, तो सेल्स किया वो भी तो हमारी इनकम है ना बेटा, वो टर्नओवर है वो हमारा ग्रॉस रेवेन्यू दिखा रहा है। यहाँ पे इनकम का मतलब होगा नेट इनकम, जो हमें प्रॉफिट मिलता है, फ़ायदा मिलता है वो। तो अदर काइंड ऑफ कोई भी इनकम होगी तो आपकी यहाँ पे क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। नाउ मूव फॉरवर्ड टू द डेबिट साइड, टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में देखते हैं कौन कौन से एक्सपेंसेस आ सकते हैं। सैलरी, अलाउंसेस, बोनस, रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, टैक्सेस, पोस्टेज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, लीगल चार्जेस, ऑडिट फीस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एक्सेट्रा। सर ये सारी चीज़ें समझ में आ गई, बस ये खाली कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड समझ में नहीं आया, बस खाली एक वही समझा दीजिए। इसका मतलब ये होगा माय डियर फ्रेंड्स कि हमारे फर्म के अंदर जो भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं तो उनके एम्प्लॉयज़ के लिए हम जो भी यहाँ पे एज पर दी गवर्नमेंट एक्ट, जो भी हमारा ESIC एक्ट है, एम्प्लॉयज़ का जो एक्ट रहता है उसके मुताबिक हमें प्रोविडेंट फंड यहाँ पे असाइड करना पड़ता है। और वो प्रोविडेंट फंड जो भी हम पार्टनर्स एम्प्लॉयज़ की सैलरी में से काटते हैं कुछ हिस्सा PF के लिए, PF का आपने वर्ड सुना होगा, प्रोविडेंट फंड के लिए जो हिस्सा काटा जाता है, और जो हिस्सा यहाँ पे हमने सैलरी में से काटा है उसके साथ साथ फर्म को या कंपनी को भी उतना या सामने हिस्सा उसमें ऐड करना पड़ता है। तो जो भी हम यहाँ पे कंट्रीब्यूशन करते हैं हमारी फर्म की ओर से तो वो हमारे लिए एक्सपेंस रहता है, इसलिए यहाँ पे डेबिट साइड पे लिखा जाता है। उसके अलावा आएंगे टू सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में कैरेज आउटवर्ड, मतलब आपने जो भी कस्टमर को गुड्स भिजवाया है उसका कैरेज वगैरह जो भी लगता है वो। सेल्समैन सैलरी, कमीशन, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, डिस्काउंट अलाउ प्लस डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स एडजस्टमेंट माइनस डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स ट्रायल बैलेंस। तो ये हमारा फॉर्मेट ही है जो हम ऑलरेडी आगे देख चुके हैं। एक्सपेंसेस ऑफ शोरूम, गोडाउन एक्सपेंसेस, पैकिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, ये सारे के सारे हमारे सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस रहेंगे जो आपके डेबिट साइड पे आएंगे। दैन फाइनेंशियल एक्सपेंसेस की अगर बात करें तो सर फाइनेंशियल एक्सपेंस का मतलब जब भी ये वर्ड आता है ना तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन बोरो लोन, बैंक चार्जेस और कमीशन, मैनेजर कमीशन, सर ये सारी चीज़ें हमारे लिए फाइनेंशियल एक्सपेंस का एक पार्ट रहेगा। सर यहाँ पे आपने लिखा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, तो पार्टनर की लोन के ऊपर जो भी हम इंटरेस्ट देंगे वो भी यहीं पे आएगा। यस सर, वो यहीं पे आएगा, जो हम चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी पढ़ चुके हैं।
फाइन इनफ। आगे बढ़ते हैं टू अदर एक्सपेंसेस और लॉसेस। सर किसी भी तरह के एक्सपेंसेस वगैरह है या फिर लॉसेस है तो यहाँ पे आएंगे। डोनेशन एक्सपेंसेस, लीज होल्ड एसेट रिटर्न ऑफ, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, लॉस ड्यू टू फायर, लॉस ड्यू टू थेफ्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस और लॉसेस। किसी भी तरह का आप प्रोविजन या एक्सपेंस या लॉस के लिए बनाते हो तो यहाँ पे डेबिट साइड पे आएगा। देन बेड डेट का फॉर्मेट जो हम जानते ही है, बेड डेट प्लस बेड डेट रिजर्व माइनस बेड डेट रिजर्व, ओल्ड न्यू, न्यू ओल्ड। और मैं ऐसा बोल सकता हूँ ओल्ड का मतलब होगा ट्रायल बैलेंस एंड न्यू का मतलब होगा एडजस्टमेंट। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ बेड डेट प्लस BDR माइनस BDR, TB एडजस्टमेंट TB। तो ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस, इस तरह से हम यहाँ पे ये फॉर्मेट याद रख सकते हैं। और फाइनल जो भी फिगर आएगा वो आउटर कॉलम में हम लिख देंगे और इसका जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में लेके जाएंगे। लेकिन उससे पहले क्रेडिट साइड का आइटम देख लेते हैं। इनकम में कौन कौन सी इनकम आ सकती है। किसी भी तरह का आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, किसी भी तरह का रेंट आपका रिसीव हुआ है, कमीशन, ब्रोकरेज, कंसाइनमेंट कमीशन रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन लेंट का मतलब होगा आपने किसी और को लोन दिया है और वो बंदा आपको इंटरेस्ट पे कर रहा है, मतलब आपके लिए इनकम होगा। बेड डेट्स रिटर्न, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, इनकम फ्रॉम स्क्रैप, सेंट्रल इनकम्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आपकी इनकम साइड पे आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। सर ये सारी की सारी चीज़ों को मेंशन करने के बाद हमारे पास जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा वो कहाँ पे जाएगा, सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में चला जाएगा। तो देखते हैं सर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या आएगा। और ये सर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी हमारा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आता था तो वो हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 के अंदर देख चुके हैं। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हमें आता है। फाइनल बात रही बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है वो एक बार देख लेते हैं। कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड पे फिक्स कैपिटल अकाउंट आएगा A, B का। मान लो यहाँ पे 2 ही पार्टनर है और उसके करंट अकाउंट वगैरह है तो उसके क्रेडिट बैलेंसेस आएंगे लायबिलिटी साइड पे। उसके बाद रिजर्व्स आएगा, जनरल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है, अदर रिजर्व वगैरह है। नॉन करंट लायबिलिटीज़ है। नॉन करंट लायबिलिटीज़ का मतलब ये होगा कि जो आपकी शॉर्ट टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ है। लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लोन फ्रॉम फ्रेंड्स, पार्टनर्स लोन एक्सेट्रा। करंट लायबिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो सैलरी क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, टैक्सेशन प्रोविजन, प्रोविडेंट फंड, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन पार्टनर्स लोन एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हमारी करंट लायबिलिटीज़ का एक पार्ट होगी तो वो आएगी हमारी लायबिलिटी साइड पे। असेट साइड की अगर बात करें तो सर नॉन करंट असेट्स का मतलब होगा लॉन्ग टर्म के लिए जो असेट्स होती है वो मतलब फिक्स असेट होती है वो। तो सर फिक्स असेट में तो 2 होती है, इंटेंजिबल और टेंजिबल। तो यहाँ पे कौन सी लिखेंगे सर, हमें दोनों लिखनी है। टेंजिबल असेट्स की अगर हम बात करें तो जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, विच कैन बी टच, विच कैन बी सीन, लैंड, बिल्डिंग, लीजहोल्ड प्रॉपर्टीज़, व्हीकल्स, मशीन्स, फर्नीचर एंड फिटिंग्स एक्सेट्रा। ये सारी की सारी हमारे लिए टेंजिबल असेट्स होगी। और सर इसके ऊपर का जो भी डेप्री वगैरह हम चार्ज करेंगे वो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद वाला जो फिगर आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। इंटेंजिबल असेट्स हम देखेंगे तो पैटर्न्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गुडविल, ये सारी की सारी हमारे लिए इंटेंजिबल असेट्स रहेगी। इसके अलावा यहाँ पे फ्रेंचाइज भी आ सकता है, फॉर्मूला भी आ सकता है। अगर आपने कोई फॉर्मूला बनाया हुआ है तो फॉर्मूला या फिर फ्रेंचाइजी भी आप यहाँ पे ले सकते हो। इन्वेस्टमेंट्स, सर इन्वेस्टमेंट्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या फिर इन्वेस्टमेंट्स ऑफ प्रोविडेंट फंड या फिर किसी भी तरह का आपने और अदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो वो यहाँ पे आपका पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट रहेगा। किसी भी तरह के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है, सपोज मान लो आपने शेयर ऑफ SBI बैंक के आपने शेयर खरीद लिए, हाँ तो शेयर ऑफ SBI भी आपके लिए इन्वेस्टमेंट ही है। तो यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट किसी भी तरह का शेयर्स वगैरह, डिबेंचर्स वगैरह है, किसी भी तरह की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, किसी भी तरह के गवर्नमेंट के बॉन्ड्स वगैरह है, अगर इन सारी चीज़ों के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो ये आपका इन्वेस्टमेंट साइड के अंडर ही आएगा। उसके अलावा देखते हैं अदर नॉन करंट असेट्स, जिसके अंदर रहेंगे आपके डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट जैसा कोई भी अगर एक्सपेंडिचर है तो यहाँ पे आएगा। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, माय डियर फ्रेंड्स याद रखना, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट की बात कर रहा हूँ। करंट असेट्स, क्लोजिंग स्टॉक, सैलरी क्रेडिटर्स, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, इनकम ड्यू इनकम जो भी हमारी ड्यू बनती है, मतलब किसी के पास से रिसीवेबल बनता है वो, लोन, लैंड, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे करंट असेट्स के हेड में आएगी। सर उसके अलावा अगर करंट अकाउंट्स के किसी भी पार्टनर के डेबिट बैलेंस है तो वो यहाँ पे आप शो करोगे असेट साइड पे। आई होप सो कि आपको ये पूरा का पूरा बैलेंस शीट यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस और फर्म आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये फॉर्मेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये फॉर्मेट नहीं आएंगे तो यू आर नॉट गोइंग टू सॉल्व फाइनल अकाउंट सम। सिंपल सी बात है, अगर आप ये सम सॉल्व करना चाहते हैं वो भी विद इन टाइम लिमिट, और ये 11 मार्क्स का सम आएगा माय डियर फ्रेंड्स। अगर 11 मार्क्स के लिए अगर आप अच्छी तरीके से ये सम्स को प्रिपेयर कर लेते हैं तो बैट मार के बोलता हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि आपको 11 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता ये चैप्टर के अंदर। आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।